देखो लास्ट में आपको एनर्जी बैंड गैप समझाए थे, लेकिन उसके पीछे भी कुछ चीजें और है, थोड़ी सी और उसमें आप डिटेल कर लो कि एक्चुअल में सेमीकंडक्टर जो आप बनाते हो या कोई भी एटम, एक चीज अपने दिमाग में आप बसा लो कि नेचुरली अकरिंग सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो ग्रुप नंबर 14 के होते हैं। जो नेचुरली अकरिंग सेमीकंडक्टर मतलब कि जो बनाया नहीं गया है, जो ऑलरेडी नेचर ने आपको दिया है सेमीकंडक्टर के लिए, वो आपका ग्रुप नंबर 14 है। तो ग्रुप नंबर 14 के कौन कौन से एलिमेंट है याद है? 14 पे हाँ कौन कौन से, और पूरे ग्रुप का, पूरी फैमिली का नाम बताओ कौन कौन है उस ग्रुप में। ग्रुप नंबर 14 में कौन कौन से एलिमेंट है? कहे सीता गीता सुनो प्रभु, कहे कार्बन सीता, सिलिकॉन गीता, जर्मेनियम सुनो, एसएन 10 प्रभु, पीवी लेड। ये ग्रुप नंबर 14 के नेचुरली अकरिंग सेमीकंडक्टर होते हैं। अगर नेचुरली अकरिंग सेमीकंडक्टर को हम लें और उनमें से भी जो बेस्ट सेमीकंडक्टर आपका बेसिकली होता है वो होता है आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन बेस्ट माना जाता है सेमीकंडक्टर के लिए। अगर सिलिकॉन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो दैट इज 14, अगर इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो ये आएगा आपके पास 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, 2 2 4 6 4 10 2 12 12 और 2 14। ठीक, अब आप एक चीज में देखो 1s का मतलब हो गया ये पहला शेल है, ध्यान सुनना। 2s 2p कौन सा शेल हुआ? सेकेंड शेल हुआ। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरे शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। और ये दोनों है तीसरे शेल, तो तीसरे इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में कितने? 4। ये क्योंकि तीसरा शेल है तो आउटर मोस्ट शेल हुआ, और आउटर मोस्ट शेल को हम क्या नाम देते हैं? वैलेंस शेल। तो इनके पास ये जो इनके चारों इलेक्ट्रॉन आपके पास प्रेजेंट है, क्या इनको आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह सकते हो? अब एक्चुअल क्या होता है, बोहर्स के मॉडल के अकॉर्डिंग हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड होती है। बोहर ने 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, उन्होंने पहले ही बता दिया है कि आप कैसे बताओगे। तो किसी भी एलिमेंट की पहले ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होती थी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी -3.5 या -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरे की एनर्जी -1.54 और चौथे की -0.85। तो हर ऑर्बिट की एनर्जी बोहर पहले से बताकर गए हैं। तो पहले की अपनी एनर्जी होती है, सेकंड की अपनी एनर्जी होती है, और थर्ड की भी अपनी एनर्जी होती है। दूसरी बात, जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन होता है क्या वही अंदर बाहर करता है? क्योंकि वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होता है, क्योंकि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगता है, जो न्यूक्लियस की पावर लगती है, वो सबसे कम होती है। तो मतलब अंदर बाहर तो यही हो सकते हैं। मतलब जो भी बॉन्डिंग अगर बनाना है या किसी के साथ अगर बॉन्ड फॉर्मेशन करना है तो वो कौन सा करेगा? वो यही करेगा। इनमें से तो कोई खास मतलब होता नहीं है, क्योंकि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हमेशा आउटर मोस्ट का करता है। अब अगर इसको एनर्जी के डायग्राम में बनाया जाए, एनर्जी के उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर आपसे कहा जाए कि एनर्जी के रिस्पेक्ट बनाइए, तो देखो पहला है आपका 1s, तो ये आपका बना दिया पहला वाला, डेट इज आपका हो गया ये 1s। दूसरा है आपका 2s, तो पहले और दूसरे के बीच में एनर्जी गैप होगा, वो यहां पर दिखा नहीं रहा हूं ज्यादा, बट ये हो गया मान लो 2s, और उसके बाद आपका यहीं पर हो गया आपका 2p। उसके बाद आता है आपका 3s, तो ये हो गया आपका थर्ड शेल, डेट इज आपका ये हो गया 3s, और उसके बाद ये आपका हो गया डेट इज कॉल्ड 3p। अब क्या है कि जो आउटर मोस्ट है, हमको नीचे वालों से मतलब नहीं है, क्योंकि नीचे वाले बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन से करते हैं? वो सिर्फ ऊपर वाले करते हैं। अगर मैं सिलिकॉन का एक सेमीकंडक्टर लूं, ध्यान से सुनना, अगर सिलिकॉन का एक सेमीकंडक्टर लूं तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सिलिकॉन के आए 4 होते हैं। तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये बना दिया इसके 4। अब आप ये बताओ, जब आप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर बोल रहे हो तो उसके अंदर हजारों करोड़ों एटम होंगे,
और सब एटम एक बगल अगल बगल ही तो होंगे। तो ऐसे ही ये एक सिलिकॉन का एटम है, ऐसे ही ठीक इसके बगल एक और सिलिकॉन का एटम होगा। ठीक है, मान लो इसके लिए सिंबल ये हो गया। ऐसे ही एक सिलिकॉन का एटम और होगा उसमें, तो मान लो ये हो गया एक तीसरा सिलिकॉन का एटम। फिर एक सिलिकॉन का एटम और इसमें हो गया, मान लो ये हो गया। अब होता क्या है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है वो हमेशा कौन सा करेगा, आउटर मोस्ट वाला। तो सिलिकॉन का जो आउटर मोस्ट है वो एक बॉन्डिंग इनके साथ कर लेगा और ये वाला इनके साथ कर लेगा। अब इसका थोड़ा सा 3D इमेजिन करो, ये इनके साथ कर लेगा, आगे और प्रेजेंट होगा वो उसके साथ कर लेगा, और एटम ऐसे से प्रेजेंट होंगे तो सबके साथ वो बॉन्डिंग, इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सिलिकॉन के, वो बॉन्डिंग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। तो आप जब बोलते हो बेसिकली सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर जो एटम प्रेजेंट होते हैं वो ऑलरेडी कोवैलेंट बॉन्ड से पहले से क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। वो पहले से कोवैलेंट फॉर्म में बंधे होते हैं सारे के सारे। होता क्या है, जब कोवैलेंट बॉन्ड में फंस जाते हैं वो, तो उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री अगर आपको एनर्जी कम करनी हो तो आपको क्या करना चाहिए, आप बॉन्ड फॉर्मेशन कर लीजिए। सबसे बेटर तरीका होता है, अगर आपको अपनी एनर्जी कम करनी हो तो आप किसी और के साथ बॉन्ड बना लीजिए। तो सिलिकॉन, जो प्योर सिलिकॉन होता है, सेमीकंडक्टर जो प्योर होता है, उसके अंदर सारे एटम, सारे सिलिकॉन के एटम एक दूसरे के साथ कौन सा बॉन्ड बना लेते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। यही आउटर मोस्ट वाले जो होते हैं, ये आउटर मोस्ट वाले ही एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाते हुए चले जाते हैं। अब आप ये कह रहे हो कि अगर हमें करंट चाहिए, कंडक्शन करवाना है और हमें करंट चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना जरूरी है। बट प्रॉब्लम है कि सिलिकॉन के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से किस फॉर्म में बंधे होते हैं, पहले से कोवैलेंट। हाँ, हजारों करोड़ों होते हैं एटम, उनमें से कोई एक एटम ऐसा होता है, कोई किसी एक एटम का कोई एक दो इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है जो बॉन्डिंग में ना होके वो थोड़ा सा बाहर हो जाता है, नहीं पार्टिसिपेट कर पाता है। तो वो एक एक्सेप्शन में आ जाता है कि हजारों करोड़ों में कोई एक दो सिलिकॉन एटम ऐसा मिल जाएगा जिनकी पूरी बॉन्डिंग अच्छे से नहीं हो पाती, उनमें से एक दो खाली वो घूमते रहेंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि जो थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन है, अब ये दोनों को मर्ज करके कहा जा रहा है, ये जो 3s और 3p, मतलब ये जो थर्ड शेल का इलेक्ट्रॉन है, इसको एक साथ मर्ज करो पहले। तो ये 3s 3p ना करके इसको आप सीधे सीधे बोलिए कि ये थर्ड शेल है, ये थर्ड शेल है। तो एक्चुअल आपका जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 और 2 4, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4। तो एक्चुअल ये 3s 3p ना करो, ये थर्ड शेल में है। तो थर्ड शेल का मतलब है ये इनको एक शेल, एक पूरा एक, सिर्फ एक इमेजिनेशन के लिए बोला गया है कि एक्चुअल ये एक बैंड होता है, बेसिकली एक बैंड होता है थर्ड शेल का, एक बैंड है जिसमें आपके चारों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आपके पास घर है 3 मंजिला, पहला मंजिला, दूसरे मंजिले में फिर कई पार्टीशन है, फिर तीसरा मंजिला। तो एक्चुअल आपको बाकी 2 मंजिलों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप एक्चुअल एडजस्ट कहां कर रहे हो, आप थर्ड फ्लोर पर एडजस्ट कर रहे हो। तो अब थर्ड फ्लोर में भी कई कमरे हैं, लेकिन आप कई कमरों में नहीं बोला जाएगा, आपसे जब पूछा जाएगा कि आप किस फ्लोर पे हो, आप होटल लीजिए, रेंट लीजिए कहीं पे, तो आप ये नहीं कहा जाता है कि हम 5वें कमरे में हैं। पहले सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, किस फ्लोर पर है, फ्लोर पहले डिसाइड करिए। आप पेपर देने भी जाओगे, जिस स्कूल में आपका सेंटर पड़ेगा तो वहां रोल नंबर लिखा होगा, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। तो पहले फ्लोर कंफर्म करोगे, जब फ्लोर कंफर्म हो जाएगा तब उसके बाद आप कमरा करोगे। तो ये आपके फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर में 2 कमरे, फिर थर्ड फ्लोर में भी 2 कमरे। तो उन 2 कमरों को हटाओ, पहले सिर्फ आप फ्लोर पकड़ो। तो ये थर्ड फ्लोर पर आपके 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। दूसरा, ये एक सिलिकॉन का बनाया हूं, सिर्फ एक सिलिकॉन का। ऐसे ही दूसरा सिलिकॉन भी वहीं प्रेजेंट होगा जो उससे बॉन्डिंग किया है, तो उस दूसरे वाले सिलिकॉन के पास भी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो टोटल कितने एटम हो गए, टोटल आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। एक इसका, एक इसका, मतलब 4 इसका, 4 इसका। तो एक्चुअल मान लो ये दूसरे वाले एटम का है, ये दूसरे वाले एटम का 4 इलेक्ट्रॉन है, वो यहां बना दिया। अब वो यहीं पे रहते हैं, यहां पे ये बॉन्डेड स्टेट में है, ये यहां से नहीं निकल पाएंगे, इतने आसानी से यहां नहीं निकल पाएंगे। तो ये एक दूसरे के साथ बॉन्डेड, क्योंकि इस एटम का ये इलेक्ट्रॉन और इस एटम का ये इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के साथ कोवैलेंट बॉन्ड में है। सेम वैसे ही थर्ड शेल में, क्योंकि उस वाले सिलिकॉन का भी तीसरे शेल में एटम इलेक्ट्रॉन होगा और इस वाले एटम में भी तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं। एक सिलिकॉन आप है
और एक सिलिकॉन हम है। मैं अगर एक सिलिकॉन हूं, मेरे तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4, और आपके तीसरे में भी कितने हैं? 4। तो क्या है कि जब हम दोनों बॉन्ड बनाएंगे एक दूसरे के साथ तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 हो गए ना। हमारा एक आपके साथ बना, लेकिन आपका 4 और हमारा 4 मिला के टोटल, तो हम लोग बॉन्ड बन गए कि नहीं? हम लोग के बीच में बॉन्डिंग हो गई। तो वही वो बॉन्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में, क्योंकि आपका भी किसमें है? थर्ड शेल में, और मेरा भी किसमें है? थर्ड शेल में। तो वो 8 यहां रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्योंकि ये यहां बॉन्डेड स्टेट में है, और इस समय ये जो एनर्जी होती है, इसी को नाम दिया गया था क्या? वैलेंस। अब वैलेंस क्यों बोला था, समझ में आया? क्योंकि वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट किया था, इसीलिए यहां भी 8 इलेक्ट्रॉन है, उनका नाम क्या पड़ गया? वैलेंस बैंड। अब क्योंकि इनको अपनी एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज करनी होती है, या इन केस इन्हें बाहर से कहीं से एनर्जी मिल गई, कोई इनको एनर्जी दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा दिया गया, अगर ये सब होता है तो ये जो तीसरे बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है, ये जंप करके ऊपर जाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी बढ़ेगी तो ये ऊपर जाना चाहते हैं। तो इनके ऊपर एक इमेजिनरी अलग से एक बैंड और लगा के रखा गया होता है, दैट इज नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या नाम दिए हैं? इसी को बोलते हैं कंडक्शन। ये एनर्जी के बेसिस पर रेडी किया गया है। अब एक्चुअल आप किसी एटम के अंदर आप ऐसे देखने को आप नहीं पाओगे, ठीक है? ये बेसिकली एक एटम के अंदर ये सिर्फ एक समझा दिया गया है कि आप जब कोई भी एटम जब आप चेक करोगे तो उसके अंदर एक वैलेंस बैंड मिलता है और एक उसके अंदर कंडक्शन बैंड मिलता है। जो सभी इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस बैंड के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे के सारे एक दूसरे में क्या होते हैं? बॉन्डेड स्टेट में ही वो रहते हैं। उनको जब बाहर से एनर्जी मिलती है तो वो जंप करके कहां चले जाते हैं? कंडक्शन में जाते हैं। अब 2-3 बात और, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं? देनी पड़ेगी। तो यहां से यहां पहुंचाने में एनर्जी मिनिमम की मैक्सिमम? यहां की यानी वैलेंस बैंड की एनर्जी क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम। कितना मैक्सिमम एनर्जी इसको दो कि ये वैलेंस बैंड से कहां पहुंच जाए? अच्छा, यहां की जो एनर्जी होती है इसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड, और यहां की जो एनर्जी होती है इसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड। अच्छा, वैलेंस बैंड की एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम। तो आप बोल सकते हो वैलेंस बैंड की जो एनर्जी होती है वो मैक्सिमम चाहिए, और कंडक्शन बैंड की एनर्जी बेसिकली क्या होनी चाहिए? मिनिमम, कम से कम। अब आपने वैलेंस बैंड के को एनर्जी या इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बाहर से सप्लाई किया, यहां का बॉन्ड वो टूटा, और बॉन्ड टूटने के बाद यहां से इलेक्ट्रॉन जंप किया टू बॉन्ड टूटने के बाद, और इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला आया। अगर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जंप किया तो एज अ रिजल्ट उसके अपोजिट में वहां पर क्या फ्लो किया जाएगा? तुरंत करंट फ्लो करा दिया जाएगा वो। अब बस सवाल यही रहता है कि इसको यहां से यहां भेजना है। मेटल्स के अंदर ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है वो दोनों एक दूसरे पे क्या कर गई होती है? ओवरलैप कर गई होती है। तो इसीलिए इनका कंडक्शन आसान, इसीलिए मेटल इज ए गुड कंडक्टर, क्योंकि बाहर से कोई एनर्जी देना ही नहीं है उनको। आप हल्का सा भी उनके साथ हल्का सा आपने उनको मोटिवेट किया, उनका वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जंप करके तो आराम से ओवरलैप करके चला जाता है। ये दिक्कत होती है इंसुलेटर में। इंसुलेटर में अगर आप ये सेम काम करते हो तो इंसुलेटर का जो ये बैंड, ये एनर्जी जो होती है बैंड गैप एनर्जी, ये थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक? तो ये वाला एनर्जी हो गया वैलेंस बैंड एनर्जी, ये वाला हो गया आपका कंडक्शन बैंड एनर्जी। इनके बीच में ये जो एनर्जी का गैप आता है, ये जो एनर्जी का गैप आता है, इसको हम बोलते हैं बैंड गैप एनर्जी। इसी को बोलते हैं हम बैंड गैप एनर्जी, या इसी को बोलते हैं फॉरबिडन गैप। इसी को बोलते हैं फॉरबिडन गैप। समझ आया? इसी जो बीच में बैंड गैप एनर्जी होती है, इन्हीं को हम बोलते हैं फॉरबिडन गैप। कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होगा कि वैलेंस बॉन्ड से निकला और बीच में अटक जाए, कभी नहीं होगा। अगर वैलेंस से निकला तो डायरेक्ट वो कहां जाके रुकेगा? बीच में। यानी फॉरबिडन गैप में कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन आपको एग्जिस्ट, किसी भी इलेक्ट्रॉन की उतनी एनर्जी होती ही नहीं है कि वो कहां जाके रुके? फॉरबिडन गैप में। वो वैलेंस से निकलेगा तो डायरेक्ट स्टार्टर है तो सीधे हो जाके उसकी गाड़ी कहां रुकेगी? कंडक्शन बैंड में ही रुकेगी। समझ आया? अलग अलग मटेरियल में ये फॉरबिडन गैप एनर्जी अलग अलग होती है। सिलिकॉन का बैंड गैप अलग होता है, जर्मेनियम का बैंड गैप अलग होता है, और लेड का बैंड गैप अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। अब आप सिर्फ ये बताइए किसका बैंड गैप ज्यादा होगा?
अगर डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बैंड गैप बढ़ेगा कि बैंड गैप कम? साइज घटती है सर, नीचे जाएगा तो बैंड गैप घट जाएगा। हाँ, नीचे जाने में घटेगा, ये बैंड गैप कम होता जाएगा। जितना ऊपर वाला रखोगे तो साइज, क्योंकि ऊपर वालों की साइज बड़ी होती है, साइज बड़ी होगी तो बैंड गैप इनका ज्यादा रहेगा। ठीक, तो वो एक आप क्लियर कट रखिएगा कि बैंड गैप कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होगा जो इनमें आपको मिले। अगर वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकला है तो वो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन आपका किस में जम करके जाएगा? कंडक्शन बैंड में जाएगा। समझ आया? ठीक, इसके बेसिस पर हमने फिर मटेरियल्स को क्लासिफाई किया। यहीं से वो जजमेंट स्टार्ट हुआ जहां से हमने मटेरियल्स को क्लासिफाई किया कि जिनका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे में ओवरलैप कर जाता है, दैट मटेरियल इज नोन एज मेटल, या उनको आप कंडक्टर बोलोगे। और कंडक्टर आपका गुड कंडक्शन में हेल्प करता है क्योंकि इनके दोनों बैंड एक दूसरे में ओवरलैप किए होते हैं। जब बात आती है इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में प्रॉब्लम ये होती है कि इनका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होता है, थोड़ा सा दूर होता है, जिसकी वजह से वो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी नहीं गेन कर पाता है कि वो वहां चला जाए। जबकि जब सेमीकंडक्टर की बात आती है तो सेमीकंडक्टर का जो बैंड गैप होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है और ना वो बहुत कम होता है। यहां तक जैसे ही क्लियर हुआ, फिर चीजें और आगे आई और हमने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन को इंसुलेटर के लिए जो बैंड गैप चाहिए, इंसुलेटर के लिए जो बैंड गैप चाहिए वो लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए सर। अब ये ध्यान रखना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करोगे? कैसे करोगे? 1.6 से मल्टीप्लाई कर दो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है चार्ज, तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, उससे मल्टीप्लाई कर दो। 16 3 48, 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। इतनी ही एनर्जी चाहिए। अब आप समझिए, इंसुलेटर के अंदर, इंसुलेटर में जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन होंगे उनको बस इतना ही एनर्जी देना है। इतना एनर्जी उनको दे दो, उनके इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चले जाएंगे? कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। तो आप ये चेक करो, ये एनर्जी ज्यादा है कि कम? बहुत कम है, 90 माइनस 9 भाई माइनस ऊपर से 19 है। तो यार इतना तो दे तो सकते हैं ना। जब हम दे सकते हैं तब क्यों नहीं इंसुलेटर का इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन में जाता है? ये एक सवाल सबके सामने उस टाइम पे खड़ा हुआ। लोग ये तो कह दिए कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो, एक और लो, लोग कह तो दिए कि ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड है और ये वाला आपका कंडक्शन बैंड है। तो पहले तो कह दिया कि मेटल के केस में ये बैंड ओवरलैप रहता है, ऐसे ओवरलैप कर देते हैं। तो जब ओवरलैप कर देते हैं तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड में चला जाता है, तो आराम से इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से जो चार्ज होता है वो आसानी से फ्लो हो जाता है और एज अ रिजल्ट वो कंडक्टर अच्छा हो जाता है। चलो समझ में आ गया। जब इंसुलेटर की बात आई तो इंसुलेटर में ये बैंड गैप काफी बढ़ गया, मतलब वैलेंस बैंड काफी नीचे हो गया, कंडक्शन, और इनके दोनों के बीच में, वैलेंस और कंडक्शन के बीच में बस इतना ही बोला गया कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को आप इतनी एनर्जी दे दीजिए, आपका इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके किसमें चला जाएगा। तो आपका इंसुलेटर भी तो एक तरीके का कंडक्टर और आसान, बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं देना है आपको, बहुत थोड़ी एनर्जी देनी है। तो प्रॉब्लम ये आई तो क्यों नहीं हमने बना पाया। तो बाद में जब ये और चीजें हुई तो हमने कहा कि एक्चुअल सिर्फ इसी पे डिपेंड नहीं करता, बैंड गैप पे ही डिपेंड नहीं करता है, मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। इंसुलेटर, ज्यादातर आपके इंसुलेटर प्लास्टिक्स होते हैं या लकड़ी हो गई आपकी, तो इन सब की लैटिस एंथैल्पी बहुत कम होती है। लैटिस एंथैल्पी याद है? अगर नहीं याद हो तो लैटिस एंथैल्पी आप इतना जानिए कि किसी भी सॉलिड स्ट्रक्चर को बनाने के लिए अपना एक स्ट्रक्चर उनका पहले से डिफाइन होता है। जैसे आपके सिलेबस में सॉलिड चैप्टर कर गया, एफसीसी होता है, बीसीसी होता है, वो सब होता है, स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। तो क्या है कि मटेरियल्स की मटेरियल का लैटिस एंथैल्पी कम है, प्लास्टिक की, लकड़ी की, इन सब की लैटिस एंथैल्पी बहुत कम है। आप उतनी एनर्जी दोगे तो, लेकिन उससे पहले आपका मटेरियल ही मेल्ट हो जाएगा। तो मतलब जिसको पहुंचा रहे हो, जिसको पहुंचाने के लिए उतनी एनर्जी आपने दिया है, वो तो पहुंचने से रहा, उससे पहले जिसके अंदर वो है वो मटेरियल ही क्या कर जाएगा, मेल्ट कर। तो मटेरियल मेल्ट कर जाएगा तो उसको पहुंचाओगे कैसे? बात आ रही है समझ में?
जिसको पहुंचाना है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, एनर्जी तो बहुत कम है, दे तो आप सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस मटेरियल की लैटिस एंथैल्पी बहुत कम है। उतनी एनर्जी दोगे मटेरियल ही मेल्ट कर जाएगा, पहुंचाओगे कैसे? ये वैलेंस बैंड है, ये आपका कंडक्शन बैंड है, और ये किसी ना किसी मटेरियल के अंदर होंगे। तो जब मटेरियल को उतना एनर्जी सप्लाई करोगे तो इसके जाने से पहले वो मटेरियल पिघल जाएगा। तो मटेरियल ही पिघल जाएगा तो आप इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे कराओगे? तो इंसुलेटर के केसेस में ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनकी लैटिस एंथैल्पी बहुत कम होती है, जिनकी वजह से वो मटेरियल मेल्ट कर जाता है और इंसुलेटर कभी भी कंडक्टर में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। जबकि जब सेमीकंडक्टर में आते हैं तो सेमीकंडक्टर अपने आप में एक वैसे भी नेचुरली अकरिंग है, तो वो उतना उनकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होती है कंपैरिजन टू इंसुलेटर की लैटिस एंथैल्पी से सेमीकंडक्टर की लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कितना भी मारो, जैसे मिलिट्री लोग होते हैं, इंडियन आर्मी, वो स्लोगन चला था सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। तो मान के चलो प्लास्टिक वैसे ही है, वो फ्लो नहीं होने देगा, इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन में नहीं जाने देगा, उससे पहले वो अपने आप को ही क्या कर लेगा। एक याद है इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस में एक डिवाइस लगता है, नहीं फ्यूज, हाँ फ्यूज का काम क्या होता है? अपने को मेल्ट करके, हाई करंट वोल्टेज आता है तो अपने को मेल्ट करके पूरे सर्किट, मतलब अपनी जान दे के दूसरी बचाता है। सेम वैसे ही इंसुलेटर है, वो कितना भी वो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड के पहुंचने से पहले ही खुद को ही मेल्ट कर देगा। जाओ, होता है ना कि मिलिट्री वाले या किसी ने पकड़ा तो वो जान देने से पहले हमने पहले खुद ही जहर खा लिया, लेकिन हमने अपने देश का राज दूसरे को नहीं बताया। ठीक, हाँ, तो बस सेमी इंसुलेटर बस उसी की तरीके से होता है। तो इंसुलेटर आपका ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने फिगर बनाया होगा, ठीक है, एक कंडक्टर का आपने सेपरेटली फिगर बनाया होगा, ठीक है। ये वाला फिगर देखो, एक कंडक्टर का, एक सेमीकंडक्टर का, एक इंसुलेटर का। अब आप जरा फिगर को ध्यान से देखो तो उसमें जो मैंने चीजें बताई हैं वही उसमें बनवाई है कि कंडक्टर के केसेस में जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है वो दोनों एक दूसरे पर क्या कर गए हैं? ये ओवरलैप कर गए हैं। कंडक्टर के केस में आप चेक करो, जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है वो दोनों एक दूसरे पे क्या कर गए? ओवरलैप कर गए हैं। अब अगर ये ओवरलैप कर गए हैं तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होगा या जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा वो आसानी से होगा। दैट इज उनके बीच का जो बैंड गैप है वो अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया? अगर बात की जाए कंडक्टर की, तो कंडक्टर में जो आपका कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है, थोड़ा और बड़ा बना दो। कंडक्टर में जो कंडक्शन बैंड होता है और कंडक्टर में जो वैलेंस बैंड होता है, ये हो गया आपका वैलेंस बैंड, ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड, दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप कर गए हैं। तो वैलेंस बैंड के जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आसानी से पहुंच जाएंगे। तो आसानी से पहुंच जाएंगे तो इसीलिए तो कंडक्टर आसानी से अपने अंदर चार्जेस को फ्लो, तो जो आपको 7th 8th 6th में पढ़वाया और अटवाया गया है कि कंडक्टर जो होता है वो बेस्ट कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी का, इंसुलेटर नहीं कर सकता है, उसका रीजन ये है जो आप पढ़ाया गया था कि कंडक्टर का वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे में ओवरलैप कर जाता है, ठीक, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो, जब तक वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुंचेगा तब तक उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकता। अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराना है तो यहां का फ्लो यहां होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक। इलेक्ट्रॉन रीडली जंप्स टू कंडक्शन बैंड फ्रॉम वैलेंस बैंड एंड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इनका तो आ गया। नेक्स्ट आता है आपका इंसुलेटर। अगर आप इंसुलेटर की बात करो तो इंसुलेटर में क्या होता है, ये जो कंडक्शन बैंड होता है और ये जो वैलेंस बैंड होता है, इनके बीच में एनर्जी जो होता है, अच्छा, इनके बीच की जो एनर्जी गैप होता है इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा ई से जी। एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड, एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो यही कहलाएगा, ठीक है। एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड,
एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, कंडक्शन की वैलेंस की? किसकी एनर्जी ज्यादा, कंडक्शन की वैलेंस की? अरे ऑब्वियस है कंडक्शन की ज्यादा होगी, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन किसमें बैठे हैं, वैलेंस बैठे। इसका मतलब है उनकी एनर्जी कम है, तभी तो वहां बैठे हैं। उनको जाना कहाँ है, कंडक्शन में ही जाना है। तो वैलेंस की यानी कंडक्शन की एनर्जी ज्यादा है, माइनस किसकी एनर्जी कम है, वैलेंस की। इन दोनों का जो डिफरेंस लोगे वही आपको बेसिकली क्या मिल जाता है, एनर्जी गैप या बैंड एनर्जी गैप, या इसी को फॉरबिडन गैप बोलते हैं। समझ आया सर वो? हाँ, हम समझ गए कि इसकी एनर्जी कम कैसे है। अगर एनर्जी कम नहीं होती, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं है। स्टेबल है तभी तो वो वैलेंस शेल में है, तो वैसे भी इसकी एनर्जी क्या है, तो इसको जंप करना, इसी को तो जंप कराना, इसी को तो अनस्टेबल करना है। जब ये अनस्टेबल हो गई, जंप करके ऊपर जाएगा तो फिर वो और आगे जाएगा, फिर वो और आगे जाएगा, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा पाओगे। ठीक, अब एक्चुअल क्या होता है, इंसुलेटर के केस में इनकी जो एनर्जी होती है वो लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो जाती है। इंसुलेटर के केस में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो जाती है, अप्रोक्सीमेटली मान लो तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है, जो कि मैंने बता दिया। इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो लगभग 4.8 आएगा। अब यहां से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए अप्रोक्सीमेटली इतनी एनर्जी दो, या इससे थोड़ी बहुत और ज्यादा दो, तो बहुत ज्यादा नहीं है। अगर मैं यही बोलूं आपसे, सिर्फ यही, तो इसकी भी एनर्जी कितनी थी अभी, 4.8 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। इतनी ही एनर्जी तो देनी है। इतनी एनर्जी कोई बहुत ज्यादा नहीं एनर्जी होती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इतनी एनर्जी जब आप किसी इंसुलेटर को दोगे तो वो एनर्जी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने से पहले ही वो इंसुलेटर ही मेल्ट कर जाएगा। आप समझे कि नहीं समझे? तो ये रीजन है, ये एनर्जी नहीं बहुत ज्यादा है, एनर्जी नहीं बहुत ज्यादा है। डिपेंड कर रहा आप दिए किसको रहे हो। कुछ लोग होते हैं जो टॉर्चर सह लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो टॉर्चर नहीं सह पाते हैं। ठीक है, एक झापड़ मारा गया तो सह लिए। कुछ लोग हैं जो नहीं सह पाएंगे, तो ये वही है, नहीं सहेगा ये। वो जंप करने से पहले उतनी एनर्जी उसको यहां तक पहुंचाने से पहले वो खुद को ही मेल्ट कर देगा। पहुंचाओ अब, तो ये एक रीजन है। तो आप इसमें ये कह सकते हो कि इंसुलेटर की जो लैटिस एंथैल्पी होती है वो बहुत कम होती है, इनकी एंथैल्पी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर, उस मटेरियल का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाता। यहां पे वहां जंप नहीं करता है, जिसकी वजह से इंसुलेटर कभी भी कंडक्टर में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ठीक, तो दैट इज डायमंड, लिखवा दिया हूं, डायमंड में लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। इट हैज टू बी हीटेड एट हाई टेम्परेचर, एग्जीक्यूट वैलेंस बॉन्ड। लगभग डायमंड के लिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। और डायमंड को जहां हीट करोगे वो चीज ही, वो वही है, जिस कंटेनर में उसको हीट करोगे वो खुद ही पिघल जाएगा, वो तो उतना आप दे नहीं पाओगे उसको। तो ये अब आता है आपका सेमीकंडक्टर, इन दोनों के बीच का, कि सेमीकंडक्टर में बेसिकली क्या होता है, सेमीकंडक्टर का जो कंडक्शन बैंड होता है और सेमीकंडक्टर का जो वैलेंस बैंड होता है, इनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में बहुत ज्यादा गैप नहीं होता। लगभग एनर्जी डाटा इधर ही रखा गया है, तो इनका जो डेल्टा ईजी होता है वो अप्रोक्सीमेटली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे कम ही होता है। मतलब इंसुलेटर का तो इनसे ज्यादा मिलेगा, लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा मिलेगा। सेमीकंडक्टर का या तो उतना या तो उससे नीचे ही मिलेगा, उससे प्रॉब्लम नहीं है। और सेमीकंडक्टर की लैटिस एंथैल्पी इंसुलेटर की लैटिस एंथैल्पी से ज्यादा होती है, तो इनको जब हीट दोगे तो वो इस हीट को क्या कर लेते हैं, वो बियर कर लेते हैं, वो सहल। आप भी देखो बहुत सारे प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो जल्दी आग पकड़ते नहीं है, नहीं पकड़ेंगे यार, बहुत एनर्जी चाहिए। जैसे आपके घर में जो बोर्ड और स्विच लगा है, जाके तुम माचिस लेके ऐसे करे रहो, इतने जल्दी वो आग नहीं पकड़ेगा वो। लेकिन और आपके सामने बहुत ऐसे प्लास्टिक्स है, आप जिसमें खाते हो जो पैकेट होता है वो भी प्लास्टिक है। आप वो प्लास्टिक पे लगा पन्नी तुरंत आग पकड़, वो भी प्लास्टिक, पन्नी प्लास्टिक है। जिस कुर्सी पर बैठते हो वो भी प्लास्टिक है। यहां तक कि हेलमेट में जो ऊपर लगा है वो भी क्या है, वो भी प्लास्टिक है। कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जो उस हीट को क्या कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं, कुछ देर तक वो होल्ड करेंगे। वो कुछ ऐसे होते हैं जो तुरंत का तुरंत मेल्ट हो जाएंगे। तो आपका पॉलीथीन हो गया, ये वैसा प्लास्टिक है जो अंदर होल्ड नहीं करेगा, वो वही है, वो उससे करने से पहले वो पन्नी पिघल जाएगी, कराओ चेंज नहीं करा सकते। सेमीकंडक्टर ऐसा होता है जिनकी लैटिस एंथैल्पी थोड़ी सी इंसुलेटर से क्या होती है,
तो वो कुछ देर तक होल्ड कर ले जाते हैं, कुछ देर तक उस दी हुई एक्सटर्नल एनर्जी को क्या कर लेते हैं, वो होल्ड कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपका वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है, कंडक्शन बैंड में चला जाता है। समझ आया? ये प्योर सेमीकंडक्टर की बात हो रही है। अभी प्योर सेमीकंडक्टर, अभी मिलावट आएगा आगे। अभी ये प्योर की बात हो रही है कि कोई भी सेमीकंडक्टर जो नेचुरली अकरिंग कर रहा होगा, उसमें अगर वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है तो आप हीट करिए, उसका हीट करने से वो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में। जब तक हीट सप्लाई किए हो, जब तक उसको बाहर से एक्सटर्नल सप्लाई मिला है, तब तक वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन सारे कहां जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। जब तक कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है, तब तक वो कैसा बिहेव करेगा, और जैसे ही आपने एक्सटर्नल सप्लाई रोका इसका, इंसुलेटर, फिर वो क्या हो जाएगा। तो सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर बिहेव्स इंसुलेटर, रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल है ना, लेकिन जैसे ही सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाए, रूम टेम्परेचर से ऊपर गए, हीट किए, तुरंत उसका इलेक्ट्रॉन जंप करके तो वो किस में चला जाएगा। तो ये एमसीक्यू में आएगा कि सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज इंसुलेटर एट विच टेम्परेचर, बिलो देन रूम टेम्परेचर, अबव द रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, यही सब घुमाएंगे, वो पेपर में घुमाना होगा तो यही से घुमाएंगे। तो ये पहला फैक्ट आप याद रखिए, ठीक। बाकी उसके बाद आपका नेक्स्ट एज इट इज आता है आपका इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक क्या होता है, बट उससे पहले ये पूरी जानकारी आप रखो, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड क्या है, कंडक्टर, क्योंकि अब यहां से जो टॉपिक स्टार्ट होगा उनमें ये और ये हट जाएंगे। अब यहां से पूरा फोकस है किस पे है। अभी तो बस क्लासिफिकेशन करवाया गया कि कैसे आप इनको क्लासिफाई करोगे, कैसे आप सेमीकंडक्टर को कंडक्टर से, इंसुलेटर से अलग करो। समझ आया? ठीक। अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको इलेक्ट्रॉन, आपके पास एक ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, आपसे हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो आपने एक ग्रुप का टॉप मेंबर उठा लिया और आपने एक ग्रुप का लास्ट मेंबर उठा लिया, किसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है? क्यों? साइज बड़ी है तो क्या होगा, कम होगा और बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। और एक रीजन ये है क्योंकि उनका बैंड गैप एनर्जी क्या होता है, कम होता है। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आते जाओगे, फॉरबिडन गैप एनर्जी या बैंड गैप एनर्जी उनकी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जब बैंड गैप एनर्जी कम होती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन का निकालना आसान हो जाता है, और जितने आप ऊपर रहोगे बैंड गैप उतनी एनर्जी, वो आपको दिया है। सिलिकॉन का जो बैंड गैप एनर्जी होता है या फॉरबिडन गैप जो होता है सिलिकॉन का, वो 1.1 होता है, और जर्मेनियम का जो बैंड गैप होता है वो लगभग 0.74 होता है। समझ आए? ठीक, क्लियर हो गया? तो ये बेसिकली आपका क्लासिफिकेशन हो गया कि कैसे आप क्या क्या करोगे। अब इनके बाद आता है एक्चुअल जो सेमीकंडक्टर जो पढ़ाया जाता है, एक आता है होल, बहुत नाम आता है होल और इलेक्ट्रॉन। अगर मैं आपसे पूछूं कि सॉलिड के अंदर चार्ज कैरियर कौन है, तो कौन है? इलेक्ट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन। ठीक। लिक्विड के अंदर कौन होता है चार्ज कैरियर? आयन। कहाँ लिखवाए हैं इसको? इलेक्ट्रॉन भी समझाए थे, और करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी जब स्टार्ट हुआ था तो उसका पहला पेज ही यही था, ठीक है। और गैसेस में कहे थे आयनाइज्ड हो जाता है, तब वो होता है। अब होता क्या है, हर मटेरियल के अंदर चार्ज कैरियर अलग अलग होते हैं। चार्ज कैरियर का मतलब समझ रहे हो, चार्ज को ले जाने वाला, क्योंकि जब तक कोई चार्ज को ले जाने वाला नहीं होगा तब तक वहां चार्ज का फ्लो नहीं होगा, और जब तक चार्ज का फ्लो नहीं होगा तब तक करंट बनाओगे कैसे? अब ये सब चीजें पिछले से रिलेट करेंगी, रिलेट करोगे फिजिक्स खुद ब खुद आसान हो जाएंगी। ये खाली बस बैठ के खाली कथा सुनोगे तो वो घंटा ना आने वाला कुछ। फिजिक्स का मतलब है पिछला रिलेट करते चलो साथ साथ में। अब आप क्या है, आप बैठते हो तो बस वही सुनते हो जो हम बोल रहे होते हैं, पिछला रिलेट करते चलो। किसी भी सॉलिड के अंदर अगर कंडक्शन चाहिए, सॉलिड, क्योंकि आपको पता है कंडक्टर किस स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में मिलते हैं ना। तो अगर, और बहुत सारे ऐसे कंडक्टर हैं जो अपने लिक्विड स्टेट में, भाई बहुत सारे मेटल ऐसे हैं जो मेटल किस स्टेट में है, लिक्विड में है, वो भी कंडक्शन करवाएंगे। तो अगर आपको कंडक्शन करवाना है तो सॉलिड के अंदर चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन है। लिक्विड या एक्वस के अंदर चार्ज कैरियर कौन है? आयंस होता है। तो अब बचा कि गैसेस के अंदर कौन है, तो गैसेस के अंदर वो लेते हैं आयनाइज्ड कर दो, जो उनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आयनाइज्ड हो जाएंगे, लो प्रेशर पर आयनाइज्ड हो जाते हैं, तो उनमें वो आयंस कर दें, उनमें भी करते यही है।
अब एक सवाल आता है, सेमीकंडक्टर के अंदर चार्ज को कौन कैरी करेगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर आधा कंडक्टर है और आधा, तो अब उसके अंदर आयन करेगा कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन करेगा? तो आप बताओ ज्यादा किसी भी सेमीकंडक्टर की ज्यादा प्रॉपर्टी किससे मैच करती है, इंसुलेटर से, इंसुलेटर से कि कंडक्टर से? ज्यादा प्रॉपर्टी कंडक्टर से ज्यादा मैच करती है वो, इसीलिए तो उसका नाम ही सेमीकंडक्टर रखा गया। मतलब आधे से लगभग 60 to 70% सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी किससे करती है? कंडक्टर से ही मैच करती है। तो आपको कुछ ऐसा करना है कि सेमीकंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर कौन है, पहले रटो इसको। सॉलिड के अंदर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, और गैस के अंदर इलेक्ट्रॉन कैरियर आयन होते हैं, चार्ज पार्शियली आयनिक चार्ज होते हैं, वो करते हैं, और लिक्विड के अंदर आयंस होते हैं। अब बचा सॉलिड में भी, स्पेसिफिकली सॉलिड में फिर आपका टाइप आ गया कि कंडक्टर में कौन है, तो इलेक्ट्रॉन ही होगा। इंसुलेटर में होता ही नहीं चार्ज कैरियर, क्योंकि होता नहीं इसलिए तो वो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करवा पाते हैं। तीसरा क्या बचा? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के अंदर कौन है जो चार्ज को कैरी करवाएगा? तो दो लोग होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है होल। द चार्ज कैरियर प्रेजेंट इन सेमीकंडक्टर इज होल एंड इलेक्ट्रॉन, यही दोनों होते हैं। समझ आया? अब ये होल और इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में होते क्या है वो समझने से पहले एग्जांपल समझ लो, अभी वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लो आपके पास, आपने एक दुकान खोला मस्त सा, ठीक है, और आपने कहा कि सब लोग लाइन से आएंगे, अपने अपने नंबर आएगा तो लाइन से आएंगे, और मस्त आपने यहां कुर्सी लगा दी है। इसको ध्यान से एग्जांपल समझना, अभी समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल सेमीकंडक्टर के अंदर होता क्या है। ठीक, अब क्या है, इस पे आप बैठे, उसके बगल आपका दोस्त बैठा, उसके बगल उसका दोस्त बैठा, फिर आपका दोस्त बैठा, फिर उसका दोस्त बैठा, हर कुर्सी पे एक एक लोग बैठ गए। ये पहली कुर्सी हो गई, ये दूसरी कुर्सी हो गई, तीसरी, चौथी और पांचवी। अब आप ये बताओ, आप डेली लाइफ में भी आप कहीं जाते हो तो दो तरीके के लोग मिलेंगे। पहले वो जो रूल रेगुलेशन से चलेंगे, लाइन लगाएंगे, नंबर आने पे ही जाएंगे अपना काम करने, और दूसरे वो जिनको लाइन से कोई मतलब नहीं होता है, वो डायरेक्ट पहुंचेंगे, काम करवा लेंगे, चले आएंगे। वो किसी के साथ बॉन्डेड नहीं होते, वो रूल रेगुलेशन फॉलो। तो दो तरीके के लोग हैं, एक ऐसा है जो जैसे आप हैं या हम लोग हैं, मिडिल क्लास वाले हैं, तो वो तो भाई रूल रेगुलेशन अपने नंबर आने पे ही जाएंगे, और एक ऐसा है जो रूल रेगुलेशन नहीं, वो सीधा पहुंचेगा, उससे कोई। अब आप ये बताओ, जो रूल रेगुलेशन से चल रहा है वो बॉन्डेड है कि वो फ्री है? अब आप सोचो, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने कहा था सिलिकॉन के जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्डेड में अटैच होते हैं, उसको इमेजिन करो, अटैच होते हैं। और फिर मैंने अभी उसमें एक और लाइन कही थी कि हजारों करोड़ों एटम में से कोई एक एटम के एक दो इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो पहले से फ्री होते हैं, वो किसी के साथ बॉन्डेड स्टेट में नहीं होते, वो पहले से फ्री होते हैं। दो बातें क्लियर हो? अब आप ये बताओ, ये जो आप हैं या ये जो लोग रूल रेगुलेशन जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन है। अब सोचो, इनका नंबर आया, ध्यान से देखना, इनका नंबर आया तो ये उठ के चले गए, तो जब ये उठ के चले गए तो यहां पे जगह खाली हुई। जैसे ही जगह यहां खाली हुई तो ये वाले इस पे बैठे, ये खाली हुई, फिर ये बैठे, ये खाली हुई, फिर ये बैठे, ये खाली हुई, और जब ये बैठे तो ये खाली हुई। आप समझिए, जब इनका नंबर आया और जब ये गए तो इलेक्ट्रॉन था ना, ये इलेक्ट्रॉन था, तो इलेक्ट्रॉन तो चला गया, तो पीछे जगह खाली हो गई कि नहीं खाली हो गई? उस वैकेंट एरिया, वैकेंट जगह का ही नाम क्या रखा गया? होल, क्योंकि खाली हो गया। ठीक, जैसे ही एक लोग आगे बढ़े, जगह खाली हुई, तो अगला वाला तुरंत कुर्सी, वो कहते हैं ना आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो वो आगे बढ़ गया। अब जैसे ही आगे बढ़ा, होल यहां चला आया कि नहीं? फिर जैसे ये खाली हुआ तो अगला वाला यहां चला आया, होल आगे शिफ्ट हो गया कि नहीं हो गया?
फिर जैसे ये यहां शिफ्ट हुआ, होल और आगे शिफ्ट हो गया कि नहीं शिफ्ट हो गया, और जैसे ये खाली हुआ, आप ही बताइए होल किधर शिफ्ट होता जा रहा है धीरे धीरे, ये होल इधर शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है धीरे धीरे, और इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, उसके अपोजिट। ये इलेक्ट्रॉन तो धीरे धीरे अपोजिट जा रहा है, समझ आया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, उसके अपोजिट में होल जा रहा है। तो और दूसरे लोग कुछ ऐसे होते हैं जिनको रूल रेगुलेशन से कोई मतलब नहीं है, वो सीधे डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हैं जहां उनको जाना है। तो ये जो फ्री वाले हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन ही तो है, तो ये फ्री वाले भी तो इसी तरफ जा रहे हैं। अब इसको आप अपना पूरा रिलेट करिए अपने सिलिकॉन एटम के साथ। पहले एक चीज क्लियर कर लो, जिधर इलेक्ट्रॉन चलेगा उसके अपोजिट में कौन चलेगा, अपोजिट में चलता है होल। अब आप एक बार ये सोचो, अगर ये यहां से उठाना होता तो यहां जगह खाली, यहां होल क्रिएट, अगर यहां होल ना क्रिएट होता तो पिछला वाला यहां आके बैठता नहीं, तो ये ना खाली होता तो ये ना बैठता। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन के मोशन को कराने के लिए कहीं ना कहीं होल रिस्पॉन्सिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई। जब होल क्रिएट हुआ तो उसके बाद ये है। अब सवाल है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन क्यों उठेगा, एक सवाल है कि ये वाला क्यों, क्योंकि इसको ऐसा क्या पड़ा है, तो इसको उठाने के लिए ही आप बाहर से क्या देते हो, या तो एनर्जी दोगे, या तो उसको एक्सटर्नल, या तो उसको आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे। दोनों में से कोई ना कोई एक काम करोगे, वो यहां से उठ जाएगा, तुरंत यहां से उठ जाएगा, उठते ही वहां क्या क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। समझ में आया। आप होल को पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हो कि नहीं। होल 3 स्टेटमेंट है, होल इज ए पॉजिटिव चार्ज, होल एक्ट एज पॉजिटिव चार्ज, होल बिहेव्स लाइक पॉजिटिव चार्ज। बताइए, 3 स्टेटमेंट है, ये पूछा जाता है, वाई हम पूछेंगे आप, और एग्जामिनर एमसीक्यू में आता है ये सब क्वेश्चन, या जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। बच्चे तो रट के चले जाते हैं। अब आप सोचिए कि होल पॉजिटिव चार्ज है, होल पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, या होल पॉजिटिव चार्ज की तरह एक्ट कर रहा है। एक्ट, बिहेव या इज, हाँ ये एक दिमाग में रखिएगा। होल इज नॉट ए पॉजिटिव चार्ज, होल पॉजिटिव चार्ज नहीं है भाई, वो खाली जगह है, खाली है वो, तो खाली है तो पॉजिटिव चार्ज क्यों आप कर रहे हैं उसको, तो पॉजिटिव चार्ज नहीं है। लेकिन हमने क्या एक चीज देखा, जब हमने एक्सटर्नल फील्ड को लगाया, तो एक्सटर्नल फील्ड पे लगाने से जो होल था वो एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में जा रही है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके अपोजिट। और ये प्रॉपर्टी आपने चैप्टर 1 में ही पढ़ी थी कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो अपोजिट द चलता है। तो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया अपने सेमीकंडक्टर को, जब हमने सेमीकंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो उसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन था वो फील्ड के अपोजिट, और जो होल था वो उसके साथ। तो होल साथ चल रहा है, मतलब वो किसकी तरीके से एक्ट कर रहा है, तो होल एक्ट एज अ पॉजिटिव चार्ज, ना कि होल इज ए पॉजिटिव चार्ज। तो ये बच्चे कंसेप्ट बना लेते हैं, होल इज ए पॉजिटिव, होल पॉजिटिव चार्ज नहीं है, होल बस पॉजिटिव चार्ज की तरह क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। समझ आया। तो ये अगर क्लियर है क्या क्यों, तो अभी सिलिकॉन एटम वाला क्लियर हो जाएगा। ठीक है। चलो, अभी जो इसके पहले आपने किया, जो कुर्सी वाला किया, वही है सिलिकॉन के लिए है, ये प्योर सेमीकंडक्टर है ये। ठीक, तो प्योर सेमीकंडक्टर है अगर, तो प्योर सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन, सारे सिलिकॉन के एटम है, और सब सिलिकॉन के एटम एक दूसरे के साथ कोवेलेंट सब, क्योंकि इस वाले के पास, इसीलिए इसका मैं क्रॉस बनाया हूं, इसका मैं सर्कल, फिर इसका क्रॉस, फिर इसका सर्कल। तो सारे सिलिकॉन एटम के आउटर मोस्ट में 4-4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, क्योंकि दोनों के एटम, भाई दोनों एटम पास पास है। तो इस सिलिकॉन एटम का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन के वैलेंस शेल के साथ क्या कर लेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोहर, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, हर एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा। तो ये जो एक सिलिकॉन, देखो ये जो एक सिलिकॉन यहां बीच में है, उसके चारों तरफ सिलिकॉन है कि नहीं है, तो उसके पास 4 है, और चारों तरफ 4-4 है, तो सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन को देके, और सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन को लेके वो अपना 8 पूरा कर लेगा कि नहीं कर लेगा। अब क्योंकि किनारे वालों के लिए बहुत, आप समझ लेना, पूरा है वो,
सिर्फ ये मैंने कुछ का बना के एक्सप्लेन किया है। तो ये वाला सिलिकॉन एटम इलेक्ट्रॉन देके अपने वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन, ये वाला अपने वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बना लिया, दैट इज कोवैलेंट। तो सेमीकंडक्टर के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है पहले से। ये जो कोवैलेंट बॉन्ड, ये जो सारे जो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डेड अवस्था में है, ये रूल रेगुलेशन वाले हैं। अब रिलेट करो, जो कुर्सी बैठे थे वो कौन से वाले थे? रूल रेगुलेशन फॉलो करने वाले थे, बॉन्डेड स्टेट वाले थे। भाई आगे खाली होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे। तो ये जितने बॉन्डेड स्टेट वाले हैं इलेक्ट्रॉन, ये सब रूल रेगुलेशन वाले हैं। खाली होगा तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते, तो हजारों में से कहीं एक के ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो चलो यहां का मान लो इलेक्ट्रॉन ना यहां ना प्रेजेंट होके इनका इलेक्ट्रॉन बाहर प्रेजेंट है, ये इनका इलेक्ट्रॉन बाहर प्रेजेंट हो गया। तो इनका इलेक्ट्रॉन अगर बाहर चला गया तो इस जगह पर क्या क्रिएट हो गया? होल क्रिएट हो गया। यहां पे आपका एक होल क्रिएट हो जाता है। ये हजारों करोड़ों एटम में से किसी एक एटम के पास ये होता है कि उनका इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में ना रह के वो उस रहेंगे तो एटम के अंदर ही, लेकिन वो उस शेल में ना रह के उस शेल से थोड़ा बाहर रहेंगे। ये सॉलिड चैप्टर था जिसमें शॉर्ट की डिफेक्ट ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट पढ़ाया जाता था। होता क्या है आप ये बताओ, ये पूरा एक सॉलिड है और इस सॉलिड के अंदर सभी के पास अपना अपना वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है, सभी के पास है। ये एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर हो गया यहां, तो क्या उस सॉलिड का इलेक्ट्रॉन कम हुआ कि नहीं? अगर ये एक सॉलिड है, सबके पास अपना अपना वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है और उस एक एटम का, उस सॉलिड के अंदर एक एटम का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आया, तो क्या उस सॉलिड के पास इलेक्ट्रॉन कम है कि ज्यादा है कि उतना ही है? अभी भी उतना ही है। वो इलेक्ट्रॉन अभी उस सॉलिड से बाहर नहीं आया है, वो है उसी में, बस उसने अपना पोजीशन छोड़ा है सिर्फ। ये एक कमरा है, अभी मैं इसमें कहूं 3 2 5 2 7 3 10 लोग हो इसमें, 10 लोग हो इसी में, आप बस अपनी जगह छोड़ के आप खड़े हो जाइए। जहां आप बैठे हैं वो जगह छोड़ के आप खड़े हो जाइए। अगर आप खड़े हो जाते हैं यहीं पे, तब भी हम जब गिनेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हैं 10 ही, बस वो जगह छोड़ दी गई है। जब आप बाहर निकलोगे तब तो हो सकता है हजारों करोड़ों में से किसी एक सिलिकॉन एटम जो होता है उसका इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में ना रह के वो कहां चला गया। इन केस उसको एनर्जी कहीं से मिल गई या कहीं से एक्सटर्नल एनर्जी उसको ज्यादा सप्लाई होगी तो वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है। वो जो एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया है वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है? फ्री वाला, वो जो रूल रेगुलेशन को फॉलो, वो यही है वो है। और बाकी जो बॉन्डेड अवस्था में है वो फ्री वाले हैं। अब होता क्या है, जब ये रूल रेगुलेशन वाला बिना रूल रेगुलेशन वाला पहुंच जाएगा तो आप कहीं लाइन लगा खड़े हैं 1 घंटा, कहीं कोई आया और वो देख रहे हो कहा जी यार ये तो चला गई है। फिर ऐसे आपके साथ कई बार हुआ। एक पर्टिकुलर केस है, उसने आपसे कहा आओ मेरे साथ चलो मैं तुम्हारा काम करवा देता हूं, तो आप जो लाइन में लगे थे अब आप भी उसी के साथ पीछे पीछे लग गए। तो एक्चुअल वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन था उसने आपको मोटिवेट कर दिया कि नहीं, कि आप अपनी जगह छोड़िए, बाहर आइए और हमारे साथ चलिए। तो एक्चुअल जब ये एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन एटम में से, इस सॉलिड के स्ट्रक्चर में से जब एक बाहर निकलता है तो यहां क्या क्रिएट हो जाता है? होल क्रिएट होते ही, होल जैसे ही क्रिएट हो जाता है, तुरंत जो बगल वाला इलेक्ट्रॉन या बगल एटम का इलेक्ट्रॉन होता है वो जम कर जाता है। यहां जम किया, यहां क्या क्रिएट हो गया? अब यहां होल क्रिएट होगा। जब होल क्रिएट होगा तो अब इसके बगल वाला यहां जम कर जाएगा। होल कहां क्रिएट हो गया? यहां होल क्रिएट होते ही इसके बगल वाला होल कहां क्रिएट हो गया? यहां क्रिएट होते ही फिर यहां से आ जाएगा। होल कहां क्रिएट, समझ रहे हो? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हो रहा है होल क्रिएट हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है? आप ये बताओ इलेक्ट्रॉन का नंबर और होल का नंबर बराबर है कि कम ज्यादा है? बराबर ही तो है। बस वो अपनी जगह, वही कुर्सी छोड़ता जा रहा है, एक एक आगे बढ़ता जा रहा है और एक एक उसके पीछे वो। तो जब ये होल यहां हुआ तो यहां वाला आदमी यहां बैठा, होल यहां बन गया। होल यहां बनते ही यहां वाला आदमी यहां चला आया, होल यहां सिचुएट हो गया। यहां जैसे होल हुआ यहां वाला आदमी यहां चला आया, होल यहां बन गया।
होल यहां बना, यहां वाला आदमी यहां चला आया, तो बेसिकली क्या होता है, इसी के अंदर होल क्रिएट होता है, फिर इसी के अंदर और इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा होता है। तो बेसिकली प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर होल बनता है और उस होल बनने की वजह से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है। आप ये सोचो, जब यहां होल बना तो यहां का इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, और जब पहुंचेगा तो इलेक्ट्रॉन का मोशन हुआ कि नहीं हुआ, और इलेक्ट्रॉन के मोशन से ही क्या क्रिएट होता है, करंट। तो यहां से यहां चलने के लिए मोशन किया ना वो। अब अगर सोचो यहां होल क्रिएट हुआ, जब यहां होल हुआ तभी तो दूसरे वाले का फिर दौड़ के यहां आया, फिर यहां होल हुआ, अब यहां हुआ तो दूसरा वाला दौड़ के आया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। होल जैसे जैसे होल क्रिएट हो रहा है, और होल को क्रिएट कौन करवा रहा है, इलेक्ट्रॉन। मतलब कह सकते हो साइकिल है, होल को इलेक्ट्रॉन क्रिएट करवा रहा है और इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती बाहर होल निकलवा रहा है। मतलब तुमको पैसा दे रहे हैं तो तुम बाहर आ रहे हो, फिर तुमको अंदर कर दे रहे हैं, फिर तुमको पैसा दे रहे हैं, तुम बाहर आ रहे हो, फिर तुमको अंदर कर दे रहे हैं। यही काम बार बार करवा रहे हैं। तुमको पैसा दिए, कहे जाओ सामान अंदर रखाओ, तुम अंदर चले गए, फिर हम कहे जो बाहर आएगा उसको पैसा देंगे, तो फिर बाहर चले आए, फिर हम तुम्हारे सर पर सामान रख दिए, फिर तुमको अंदर भेज दिए, तुम्हें जैसे वो पैसा देगा, फिर तुम बाहर आ गए। वही सेम काम हो रहा है। होल क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रॉन दौड़ा खाली, फिर यहां से यहां दौड़ा, ये खाली। तो ये यानी होल भी क्रिएट हो रहा है और उसी में इलेक्ट्रॉन, यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ, और इन्हीं की वजह से जो बेसिकली जो करंट फ्लो हो रहा होता है उसी को बोल देते हैं करंट इन सेमीकंडक्टर। ठीक है, करंट इन सेमीकंडक्टर, यानी कि किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट बन रहा होता है वो किन की वजह से बन रहा होता है, एक तो होल की वजह से और प्लस किन की वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह। इसीलिए सेमीकंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होते हैं। समझ आया, क्लियर हुआ। तो ये बेसिकली यही होता है। अब इसको आप एक बार अगर समझ गए, इसको एक बार अगर आप समझ गए तो रटना नहीं पड़ेगा। आप इसको अब अपने हिसाब से आप कोई अपने दिमाग में एग्जांपल सेट कर लो कि 10-15 लोग 20 लोग बैठे हैं, एक कुर्सी खाली हुई, अब भाई एक कमरा है, म्यूजिकल चेयर देखा है ना, बस वही है, म्यूजिकल चेयर है, चल रहा है, बैठ गए। अच्छा, म्यूजिकल चेयर अगर मैं कहूं कि 16 प्लेयर है तो चेयर कितनी रहेगी, एक चेयर हमेशा कम रखी जाती है ना। बस आप इमेजिन वही समझ लीजिए कि 16 चेयर है तो 15 लोग रहेंगे, तो 15 लोगों के लिए 15 चेयर, बॉन्डेड अवस्था हो गई। लेकिन वो जो एक खाली है वो क्या हो गया, अब उसी एक की वजह से ही तो कराना पड़ता है, क्योंकि बाकी 15 तो चुप मार के बैठे ही हैं। जैसे ही आप शुरू करवाते हो तो दौड़ना शुरू, जैसे रुका एक बैठ गया, एक फिर खाली, एक खाली हो गया, नहीं खाली हो गया। तो बेसिकली वही जो एक एक्सटर्नल एनर्जी जो फ्री है, जो किसी के साथ बॉन्डेड नहीं है, उसी की वजह से बाकियों को प्रॉब्लम होती है। तो वो एक उठा, वैसे इमेजिन कर लो 20 कुर्सियां लगी हैं लाइन से, एक कमरे में एक उठ रहा है, फिर एक बैठ रहा है, फिर एक उठ रहा है, एक बैठ रहा है, फिर एक उठ रहा है। मतलब कोई कमरे से बाहर नहीं जा रहा है, समझिए, कोई कमरे से बाहर नहीं जा रहा है, बस उसी एक उठ रहा है, एक बैठ रहा है, एक उठ रहा है, एक खाली हो रहा है, बैठ रहा है। आप वहां बैठे, कुछ देर में आप यहां चले आए, वहां वाली जगह खाली हो गई, वहां कोई जाके दूसरा बैठ गया। स्कूल में सीट रोटेशन होता है, समझ आया, सीट रोटेशन में ऐसे ही होता है। आप यहां बैठे हैं, अगले दिन आप चले गए पीछे, तो आपकी जगह कोई जाके, फिर आप दूसरे जगह जाएंगे, फिर उसके कोई और बैठ जाएगा। तो ये बच्चे क्लास में कम और ज्यादा नहीं होते हैं, बच्चे उतने ही रहते हैं। एक बार होल क्रिएट हुआ, उसकी जगह इलेक्ट्रॉन बैठ गया, फिर अगले दिन होल क्रिएट हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन बैठ गया। आप यहां बैठे हैं, अगले साल आप चले जाएंगे, होल हो जाएगा, तुरंत इसकी जगह दूसरा इलेक्ट्रॉन बैठ जाएगा यहाँ। बस वो सेम वैसे इमेजिन करिए, वही इसमें सेम होता है। समझ आया, मतलब घर के अंदर कहानी चल रही कि घर के बाहर, घर के अंदर ही चल रही है। खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो इसी में इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो हो गया। अब एक्चुअल ये जो करंट बन रहा है इसमें, ये बनता बड़ा कम है। मतलब प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट बनता है वो बनता बड़ा कम है, बहुत ज्यादा करंट इसमें नहीं बन पाता है। हमने प्रयास किया था कि बहुत ज्यादा बन जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बना। तो लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा करें कि करंट थोड़ा ज्यादा बन जाए। तो दो ख्याल लोगों के आया। पहला ये आया प्योर सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दो, है और क्या, टेम्परेचर बहुत सही, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बॉन्ड
ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक होते ही इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जब खाली होगा फटाफट तो होल भी तो जल्दी बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन खाली होंगे होल जल्दी बनेंगे, मोशन जल्दी होगा। लेकिन सारे कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाए टेम्परेचर, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे हाँ तो कंडक्टर ही मेल्ट हो, सेमीकंडक्टर मेल्ट हो जाएगा, तो उतना आप जा भी नहीं सकते हैं। तो ये करके भी चेक किया गया, लेकिन तब भी उस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी ज्यादा नहीं बढ़ा पाए, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा पाए। तो कहे कि और क्या करें तब, तो कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दो, वो भी कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होता है? फोर्स लगाना। तो जब अपनी सेमीकंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, अगर मैं कहूं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, ध्यान से देखो, इस सेमीकंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हो तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किधर भागेगा? तो जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, ये जो फ्री वाला है वो इधर भागेगा, तो जब अपना भागेगा तो ये दो को और भगवाएगा, तो इलेक्ट्रॉन सारे इधर भागेंगे और होल सारे। तो इसको भी करके चेक किया, बट प्रॉब्लम ये थी इसमें भी ज्यादा कंडक्टिविटी नहीं मिल पाई। तो बहुत ज्यादा न टेम्परेचर बढ़ा के चेक कर लिया, बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे तो सेमीकंडक्टर ही मेल्ट कर जाएगा। एक्सटर्नल फील्ड लगा के चेक कर लिया, तब भी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही थी। तो कहे कि अब क्या करें, तो अब एक फाइनल कहा गया कि ऐसा है, इसमें करिए कुछ मिलावट, इंप्योरिटी डालो इसमें, क्योंकि ऐसा कुछ करो कि मटेरियल भी हमारा सही सलामत रहे और हमको कंडक्टिविटी भी ज्यादा मिल जाए। तो सेमीकंडक्टर के अंदर क्या किया गया? मिलावट किया गया। दैट मिलावट इन फिजिक्स नोन एज डोपिंग। तो किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर जब आप इंप्योरिटी को मिक्स करते हैं, इंप्योरिटी को जब आप डालते हो, तो उसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। और सेमीकंडक्टर के अंदर किसी बाहर से इंप्योरिटी के मिलाने के प्रोसेस को ही डोपिंग कहते हैं। फिजिकल एजुकेशन में है डोपिंग टेस्ट। जितने भी एथलीट ओलंपिक होते हैं उनका डोपिंग टेस्ट पहले करवा लिया जाता है, क्योंकि आप ड्रग्स नहीं ले सकते हैं। शराब पीने के बाद जो बंदा शराब पी लेता है उसको आप मारिए, वो नाली में गिर जाए, उसको चोट लग जाए, उसको जरा भी दर्द नहीं होता, क्योंकि शराब पीने के बाद, ड्रग्स लेने के बाद, कोई भी ड्रग्स लेने के बाद शरीर के अंदर जो आर्टरी और वीन्स होती है उसमें ब्लड का फ्लो एक्सट्रीम लेवल पर तेज हो जाता है। जितना आपका ब्लड फ्लो तेज होगा, ब्लड सर्कुलेशन जितना तेज होगा आपकी बॉडी में, आपको ठंडी उतनी कम लगेगी, गर्मी उतनी ज्यादा रहेगी और आपको चोट का एहसास उतना नहीं होगा। ये जितने जिम वाले होते हैं या जितने हाई वर्किंग वाले होते हैं, एक्सरसाइज वाले होते हैं, मिलिट्री वाले होते हैं, उनकी बॉडी ऐसे, वो क्यों इतना मेहनत करते हैं? वो इतना मेहनत इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट रहता है, तो उनको आप मारोगे भी तो उनको बहुत ज्यादा दर्द नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर गर्मी ऑलरेडी रहती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमें ठंडी क्यों लगती है? उनका सर्कुलेशन कम हो जाता है। भाई उम्र बढ़ रही है, सर्कुलेशन डाउन होगा। आप एक छोटे बच्चे, हम लोग क्या ना, हमारे गार्जियन क्या कहते हैं, छोटा बच्चा ठंडी लग जाएगी, उनको नहीं पता है छोटे बच्चे ठंडी नहीं लगेगी, क्योंकि छोटे बच्चों के अंदर एनर्जी हमसे ज्यादा है। किसी भी छोटा बच्चे को उठा लो, उसके साथ कह दो खाली कि चलो 10 बार खाली ऊपर नीचे सीढ़ी चढ़ना है, वो चढ़ लेगा, तुम 3 बार में हाफ जाओगे, वो नहीं हाफेगा। छोटा, आप भी छोटे रहे होगे तो आपके पास एनर्जी ज्यादा थी, क्योंकि आपके पास ब्लड सर्कुलेशन आपका तेज था। जैसे जैसे उम्र होती है, तो जैसे जैसे आप बुढ़े होते हो वैसे वैसे सर्कुलेशन डाउन हो जाता है, एनर्जी डाउन हो जाती है आपकी। तो बस वही है, तो डोपिंग के लिए बेसिकली कहा जाता था कि इसलिए कराया जाता था क्योंकि बाहर से ड्रग्स लेने पे, इंजेक्शन लगवाने पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज हो जाता है, जिसकी वजह से एनर्जी बहुत तेज आती है, तो वो इलीगल मान लिया जाएगा वो। तो इसीलिए किसी भी एथलीट ओलंपिक में, एथलीट्स का स्पेशली डोपिंग टेस्ट करवाया जाता है, जहां पे बॉडी, जैसे क्रिकेट में डोपिंग टेस्ट कराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां को रेस नहीं करनी है, ठीक है। हॉकी में करवाया जाता है, फुटबॉल में करवाया जाता है, क्योंकि वो एक्चुअल रनिंग गेम ही है, उसमें वही तो चेक ही करना है कि अगर दाएं बाएं हुआ तो आप निपट जाओगे। तो बेसिकली डोपिंग का मतलब होता है मिलाना, हर बार मिलाना, इंप्योरिटी करना गलत नहीं होता है, मिलाने से कोई चीज खराब नहीं होती है। आपका पनीर अलग होता है, आलू अलग होता है, सारे मसाले अलग होते हैं, लेकिन जब आप उनको साथ में मिलाते हो, वो भी तो मिलाना ही हुआ, तो सब्जी बन जाती है।
हाँ तो अच्छा हो जाता है फिर। तो हर बार डोपिंग खराब नहीं होती, मिलाना हर बार खराब नहीं होता, वो आप कहते हैं प्योरिटी बट एक्चुअल नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 1, किसी भी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सबसे बेटर तरीका होता है कि आप उस सेमीकंडक्टर का क्या करवा दीजिए, डोपिंग करवा दीजिए। जैसे ही सेमीकंडक्टर डोपिंग करोगे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब आपसे कहेंगे वाइवा जब देने बैठोगे, व्हाट आर द पॉसिबल वेज बाय विच यू कैन इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ एनी सेमीकंडक्टर। तो पहले बोलोगे बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, दूसरा पुट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और तीसरा डोपिंग। ये 3 तरीके हैं जिनसे किसी भी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हो आप। समझ में आया? तो सेमीकंडक्टर फिर 2 पार्ट में तोड़ा गया, दैट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो नेचुरली अकरिंग सेमीकंडक्टर है, जो आपका अभी तक समझा रहे थे सिलिकॉन वाला, जर्मेनियम। जो नेचुरली अकरिंग सेमीकंडक्टर होते हैं वो इंट्रिंसिक होते हैं, और जिनके अंदर डोपिंग की जाती है, जिनके अंदर मिलावट की जाती है, वो बेसिकली एक्सट्रिंसिक होते हैं। तो नाम से पहले क्लियर रखो, क्योंकि डिफरेंस जब आएगा यही बोलोगे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, तो नाम पहले याद रखो। इन एक्स, एक्स कब होता है? कोई भी चीज एक्स कब होती है? जब उसको हम समझो, याद रहेगा। एक्स तभी, एक्स जब बोला है ना आपसे एक्सट्रिंसिक में एक्स, तो एक्स का मतलब कि पिछला किसी को छोड़े हो। तो जब किसी को छोड़े हो तो उसकी जगह कोई और आ गया, तो 3 लोग का मिलावट हो गया ना। एक जिसको आपने छोड़ा और एक जिसको छोड़ने के बाद पकड़ा, तो 3 लोग हो गए ना, मतलब मिक्स हुआ कि नहीं हुआ? तो एक्स में आया मतलब 3 लोग मिक्स है उसमें, एक्सट्रिंसिक में मिलावट होगी। और इन का मतलब एक ही आपने इन कराया है, सिर्फ वही एक आपके पास इन है, तो वो प्योर सेमीकंडक्टर होगा। तो प्योर सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक होता है और मिलावट वाला सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक होता है। और सेमीकंडक्टर प्योर वाले कौन से ग्रुप के होते हैं? कौन से ग्रुप के होते हैं? 14th ग्रुप के। स्टार्टिंग में शुरू किया था कि प्योर सेमीकंडक्टर ग्रुप नंबर 14, कहे सीता गीता सुनो प्रभु। अब अगर आपको मिलावट करनी है, 14 वाला ग्रुप है, तो आपको मिलावट करनी है तो कौन से ग्रुप वालों को मिलाओगे? 14 वाली ग्रुप है तो उनमें से कौन कौन से ग्रुप वालों को मिलाओगे? 14 वालों में या तो 13 को मिलाओ या तो 15 को मिलाओ। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि 16 को मिलाओ, 14 में 16 का मिलाओ, तो आपने शायद ये भी पढ़ा होगा कि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज पीरियड में ये झापड़ पड़ेगा भी। लेफ्ट टू राइट जाने में पीरियड पे साइज क्या होता है? लेफ्ट टू राइट, पीरियड टेबल लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता नहीं जाएगा, शेल कांस्टेंट है। सोडियम कितना होता है? 281। मैग्नीशियम तो 12 प्रोटॉन ना हो गया। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, तो सेल तो 3 ही है, और उस सेल के अंदर क्या बढ़ता जा रहा है? प्रोटॉन बढ़ता नहीं जा रहा है। तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज धीरे धीरे डाउन होगा। और मिलावट जब की जाती है तो ऐसी की जाती है कि पता ना चले। मिलावट समझ में आया ना? मिलावट ऐसी नहीं की जाएगी कि मिलावट के उस हमें पता चल जाए कि मिलावट की हो। कैरोसिन क्यों बंद हो गया? मिट्टी का तेल क्यों बंद हो गया? क्योंकि पेट्रोल और डीजल में मिला दिया जाता था, क्योंकि वो लगभग मिलता जुलता है। नमक और यूरिया साथ में मिला दे, पता नहीं पाओगे। एक ही जैसा है दोनों, तो जान ही नहीं पाओगे। यूरिया का दूध बनता है, यूरिया से दूध बनता है, मिला दिया जाए नहीं पता। आप मिलाते उनको जिनका शेप, साइज, कलर सब लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम होगा। तो 14 वालों के आगे पीछे वाले ही तो अप्रोक्सीमेटली सेम होंगे। 14 के लगभग पास या तो 13 पड़ेगा, या तो यानी ये जो डोपिंग करना है आपको 14 में, या तो ग्रुप नंबर 13 से करवाइए या तो ग्रुप नंबर 15 से करवाइए। आपको हम ऐसा रॉ एजेंट भेज रहे हैं, मान लीजिए भेजा गया आपको मिशन के लिए भेज रहे हैं रशिया, या आपको चाइना भेज रहे हैं, पाकिस्तान भेज रहे हैं, तो पहली बार, या अभी जो लेटेस्ट मूवी निकली है धुरंधर, उसमें अजीत डोभाल अभी तक के वो माने जा रहे हैं, वो 7 साल तक पाकिस्तान में रहे एज अ बैगर बन के। आपको कहीं रॉ एजेंट की तरह आपको भेजे तो कम से कम आपको पाकिस्तानी बोलने आना चाहिए,
वो लहजा आना चाहिए, वो चलना, वो सब आना चाहिए ना, तब तो उन लोगों के बीच में घुल पाओगे, नहीं तो पता चले पहले दिन ही पकड़ा गए। वो चला है ना ट्रेंड, पहले दिन ही गए और पकड़ा गए तुरंत। तो बेसिकली मिलाया उसको जाता है। अब रॉ भेजना है, मेरे पास 5 कैंडिडेट हैं, तो उन 5 कैंडिडेट में से मैं चुनूंगा ना कि उन 5 में से बेस्ट कौन है, जिसको सब सारी क्वालिटीज आती है, जरूरत पड़ने पर सब वो यूज कर सकता है। वैसे ही डोपिंग करने के लिए किसको चुनना है वो जरूरी है। तो ग्रुप नंबर 14 में डोपिंग करनी है तो या तो आप ग्रुप नंबर 13 के साथ करिए या तो ग्रुप नंबर 15 के साथ करिए, क्योंकि 13 और 15 की जो साइज होगी वो 14 के साइज के लगभग बराबर होगी। समझ आ गया? तो फिर यहीं से भी डोपिंग आपको करानी है, जो कि हम कल करवाएंगे। मिलावट कल करवाएंगे हम, इम्प्योरिटी। समझ में आ गया? ठीक।